करते हैं, आ जाए। मलिक, मलिक 2-4 मिनट और रुकते हैं जब तक थोड़े स्टूडेंट आ जाए। मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, सर ने आपको मेरे बारे में बताया होगा। आप माइक ऑन करके चाहे तो बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तब तक मैं एक पेज ओपन करता हूँ। गुड इवनिंग नंदिनी। ओके, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? ओके। तो अभी आपका चैप्टर जो चल रहा था वो मार्फोलॉजी चल रहा था, सर ने मुझे बताया। ठीक है, तो अभी हम मार्फोलॉजी ना स्टार्ट करके हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बाकी उस चैप्टर को हम बाद में देखते हैं, क्योंकि उसमें मुझे ये नहीं मालूम अभी तक कहाँ तक हुआ है कहाँ तक नहीं हुआ है। तो आवाज प्रॉपर आ रही मेरी? सबको आ रही? आप सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही ना? यस सर। ओके, चलते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जिस चैप्टर को आपने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है ना? और आई थिंक 9th और 8th में पढ़ा होगा, राइट? तो हम उस चैप्टर के बारे में बात करेंगे अभी। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़ा है ना इससे पहले? आप आंसर कर सकते हो मेरे को? आप आपका माइक ओपन करके भी मेरे को बात कर सकते हो, ओके? चले, चलो आगे बात करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन आ गई बेटा आपके पास? मेरी आपको स्क्रीन आ गई मेरी? यस सर। ठीक है, तो मैं आपको आज बात करने वाला सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में। और इसमें जो आपको प्रॉब्लम्स हो ना, आप मेरे को डिस्कस करते जाइएगा, बोलते जाइएगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप बोलोगे तो मैं और अच्छा कर पाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से बता पाऊंगा। क्लियर है? मैं चाहूंगा कि आप चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को एट द टाइम डिस्कस करो। वैसे मुझे मालूम है आप सबको इस चैप्टर के बारे में बहुत सी चीजें मालूम है, राइट? चैप्टर का नाम है अपने पास सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये हुआ तो नहीं अभी? ये चैप्टर अभी नहीं हुआ ना? आप मैसेज कर सकते हो, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही। किसी का ऑन है उसको जरा बंद कर लो, क्योंकि क्या हो रहा है। राजपूत साहब, चलो मैंने बंद कर दिया। चलते हैं, अभी हम सारे लोग आ गए।
ओके, तो इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ। करूँ क्या? चलो, आप में से कोई मुझे बताएगा व्हाट इज सेल, या सेल कितने टाइप की होती है? हम्म, आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? नंदिनी? Structure and functional unit of life. स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। मनिक? एक्चुअल में मैंने दूसरा क्वेश्चन मेरा था सेल कितने टाइप की होती है, राइट? दूसरा क्वेश्चन मेरा है आपसे कि सेल कितने टाइप की होती है। एनी आंसर? Plant cell and animal cell. ओके, मनिक फोर कौन कौन सी? चलो मैं बात करता हूँ, है ना? देखते हैं यहाँ पर। एक्चुअल में जैसे अभी नंदिनी ने बोला सेल के बारे में जो बात की, अच्छी बात है। हमने लोअर क्लासेस में यही पढ़ा, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बात करते हैं ना। बट एक्चुअल में वो सेल की एक डिफिनेशन ना होके वो है सेल थ्योरी, उसे बोलते हैं सेल थ्योरी, राइट? मैं उसके बारे में आगे जाके बात करूंगा। बट व्हाट इज सेल, अगर मेरे से पूछा जाए अभी के टाइम पे, मेरे से पूछा जाए व्हाट इज सेल, राइट? मेरा क्वेश्चन ये हो अगर मेरे पास, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ? जैसे सेल के अंदर आप जानते हो ना, ये न्यूक्लियस होता है, हाँ है ना? डबल लेयर से सराउंडेड होता है न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, मालूम है ना? सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब आपने पढ़ाई है। अब जैसा कि बोला नंदिनी, बोला सेल दो टाइप की है ना? तो देखो, एक तो उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आप देखो, ये क्या सेंटर में क्या है बेटा अपने पास? न्यूक्लियस, राइट? और ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है? इसे आप चाहो तो हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है? आप देखो, आप कह सकते हो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, है ना, इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा नाम क्या होता है ना? और तीसरा नाम होता है इसका प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सेल। अगर सेल को डिफाइन करना हो तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सेल। क्लियर है यहाँ पर? ये बात समझ आई क्या? जो नंदिनी आपने पहले बोला था वो क्या था? सेल थ्योरी है। वो क्या था पहले? सेल थ्योरी। क्लियर है? तो आप जो भी अभी नया है, मैं सबसे कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना माइक ऑन करके मुझे बात कर सकते हो, ठीक है? वैसे भी आप माइक ऑन करके बोल भी सकते हैं, बट लेकिन बाद में ऑफ करना। यहाँ तक बात समझ। व्हाट इज सेल, तो हमने कहा मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सेल। क्लियर है? अब इसके साथ में मैं आपसे एक और छोटी सी बात करने वाला हूँ, राइट? छोटी सी बात क्या? जैसे कि हर जगह पर हम बात करते हैं, वैसे यहाँ पर भी बात करने वाले हैं किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। क्लियर है? जब आप यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बात करते हो, जैसे कि पहले आप देखो, कोई भी साइंटिस्ट होते हैं वो आपको फिजिक्स में भी मिल जाते हैं, केमिस्ट्री में भी मिल जाते हैं, और बायोलॉजी में भी मिल जाते हैं, क्योंकि पहले क्या था? नेचुरल साइंस थी। उसके बाद में ब्रांचेज आती गई आती गई आती गई, तो एक ब्रांच आई क्या यहाँ पर? साइटोलॉजी, ठीक है? नाम क्या है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मतलब क्या होता है? सेल। साइटो मीन्स क्या होता है? सेल।
प्रोटोलॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी मीन्स इन सिंपल सी बात कि स्टडी ऑफ सेल, है ना। हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about cell and regarding cell organelle, है ना, is known as साइटोलॉजी। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये समझ में आया क्या आपको? व्हाट इज सेल? आप लोग आंसर भी कर सकते हो, मनिक, नंदिनी एंड बाकी भूमि, हर्षप्रीत, पवन कौर, सॉरी पवनजीत, राजपूत साहब, आप लोग भी आंसर कर सकते हो बेटा। आंसर करोगे तो चीजें हम अच्छे से बता पाएंगे आपको। क्लियर है? व्हाट इज सेल? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अगर हम बात करें व्हाट इज सेल तो हम लोग मालूम है क्या? मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सेल। तो सबसे पहले फिर मैंने बात की यहाँ पर क्या, व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के बारे में बताया द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसके अंदर हम सेल या सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है उनको स्टडी करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्लियर है? अगर देखो सेल कितनी है, सेल कैसी है? छोटी सी है, राइट। सेल कैसी है? छोटी सी है। तो अगर आप देखोगे तो सेल के बारे में जो सबसे पहले बात की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उनके पहले माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था, सिंपल माइक्रोस्कोप। कौन सा? सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप किसने डेवलप किया था? एक साइंटिस्ट थे मिस्टर जैकेरियस। क्या नाम था? आप लोग बोलते चलो थोड़ा सा। जैकेरियस जॉनसन थे, ठीक है ना। इन्होंने डेवलप किया था। बाद में ये मॉडिफाई किसके थ्रू किया गया? गैलीलियो के थ्रू, है ना। गैलीलियो के थ्रू इसको मॉडिफाई किया गया। बात समझ में आई क्या? छोटी सी बात यहाँ पर। बाई साइंटिस्ट का नाम क्या है? गैलीलियो। इनकी बात तो आई, माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया, सिंपल सिंपल सी चीजें बड़ी दिखने लगी, राइट। इसी में एक साइंटिस्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम मैंने आपको बताया है, नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। बात है 1665 की। क्लियर है? एक्चुअली में रॉबर्ट हुक क्या थे? एक वॉच मेकर थे। अभी तो डिजिटल वॉच आ गई आपको मालूम है, लेकिन पहले क्या आती थी? वो चाबी वाली वॉच आती थी ना। तो रॉबर्ट हुक एक वॉच मेकर थे। इन्होंने एक डेवलप किया था, सबसे पहले क्या डेवलप किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। क्या डेवलप किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया? इनको जब छोटी छोटी चीजें बड़ी दिखना स्टार्ट हुई तो इन्होंने क्या किया? बॉटल कॉर्क, जैसे कि अभी हम लोग देखो पेप्सी या कोई बॉटल लेते हैं, उस पर क्या होता है? स्टील का कैप होता है। उस पर क्या होता है? स्टील का कैप होता है ना। हाँ है ना। तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो पहले के टाइम पे क्या था स्टील का कैप की जगह पर पहले यूज करते थे बॉटल कैप। मतलब एक कॉर्क की बॉटल होती थी, उसको यूज करते थे। क्लियर है? हाँ यार, देखते हैं। तो उन्होंने उस टाइम पे जो बॉटल यूज होती थी उसमें से जो बॉटल कॉर्क होती थी उसको लिया। और कैप क्यों बंद करते मालूम है आपको? उस कैप को जो इन्होंने लिया यूज, यहाँ पर जो यूज करते थे बंद करने के लिए, उसको इन्होंने लिया और उसकी क्या करी? थिन थिन सी स्लाइड बनाई। थिन सी पतली पतली सी स्लाइड बनाई। पतली पतली जो स्लाइस बनाई उसको स्लाइड पे रख के इन्होंने देखा। देखने के बाद में इनको नजर क्या आया? उसमें कुछ ऐसे रूम लाइक स्ट्रक्चर नजर आए, छोटे छोटे से रूम लाइक स्ट्रक्चर नजर आए। बात समझा बेटा? कुछ छोटे छोटे से ऐसे उसमें रूम लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आए, जिनको इन्होंने नाम दिया सेल। जिनको इन्होंने नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। तो सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने, ऐसा बोला जाता है। बात समझ में आई क्या? एक्चुअल में जर्मनी में आप देखो तो सेल का मतलब होता है रूम। जर्मन में सेल का मतलब क्या होता है? रूम होता है। क्लियर है? तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया? सेल डिस्कवर किया।
बट देखा जाए तो एक्चुअल में इन्होंने सेल नहीं, सेल वॉल डिस्कवर किया। क्योंकि आपको देखो सेल कैसे है, अंदर जो कंटेंट है, न्यूक्लियस है, साइटो, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बात किया, वो कैसा लिविंग है ना। लेकिन जब आप बॉटल कॉर्क के बारे में बात करते हो तो वहां पे जो कॉर्क होता है वो कैसा नॉन लिविंग होता है। तो नॉन लिविंग क्या होता है, सेल होता है। सेल के बाहर क्या होता क्या है, सेल वॉल। क्योंकि अपने को मालूम है प्लांट सेल के सबसे बाहर क्या होता है, तो हमको मालूम है प्लांट सेल के सबसे बाहर होता है सेल वॉल होती है। क्या होता है, सेल वॉल होती है। इसके बाद में क्या होता है, तो यहाँ पर देखो उसके बाद में यहाँ पर होता है सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म, जो भी आप कह लो, सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एंड देन इसके अंदर आपको मालूम है न्यूक्लियस होता है, और एक बड़ा सा क्या होता है, वैक्यूल होता है, राइट। तो बाकी यहाँ बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो जब सेल लिविंग होती है तब ये सारी चीजें होती है, लेकिन जब डेड हो जाता है तो इसका शेप नहीं चेंज होता, क्योंकि सेल वॉल की वजह से। और सेल वॉल कैसा होता है, डेड होता है। तो इन्होंने एक्चुअल में सेल देखा था, बट ही वाज सबसे पायनियर थे, सबसे पहले इन्होंने ब्रांच की इसके बारे में, सेल के बारे में बात किया। तो इनकी डिस्कवरी के बाद में ही एक नई ब्रांच आई, साइटोलॉजी। समझ में आया क्या, नई ब्रांच आई साइटोलॉजी। और रॉबर्ट हुक को हम बोलते क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ साइटोलॉजी। कौन, तो हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, इन्हें क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सेल के बारे में बात करी, पायोनियर वर्कर है, ठीक है। वैसे हम बोले फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं सीपी स्वानसन के बारे में। सीपी स्वानसन के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, हाँ है ना। आप मैसेज बॉक्स में लिख के बोल सकते हो आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही। मनिक, नंदिनी, समायरा, आप लोग बोल सकते हो बेटा। तनप्रीत, क्लियर है। आप चाहो तो अपना माइक ऑन करके भी वैसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मेरे को समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कौन है, सीपी सॉनसन। क्लियर। इसके बाद में अब देखो, जब एक चीज स्टार्ट होती है तो डिस्कवरी ढेर सारी होती है। आपने एक नाम सुना होगा सर, कार्ल वॉन लीनियस का। लीनियस का नाम सुना आपने, वो तो सुना ही होगा आपने, है ना। एक और नाम सुना आपने होगा, नाम क्या उनका, सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। नाम सुना है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक का नाम सुना होगा। इन्होंने क्या किया, एक और अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप किया। इन्होंने क्या किया, एक और अच्छा माइक्रोस्कोप डेवलप किया होगा। उसके बाद में इन्होंने देखा क्या, जब इनको ज्यादा अच्छा माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, तो इनको बहुत सी जो माइक्रो सी चीजें हैं जो हमें अपनी नेकेड आई से नहीं दिखती है, वो इनको दिखना स्टार्ट हुई विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, कह सकते हो। तो इन्होंने क्या किया, अपनी टीथ, है ना, अपने टीथ के पीछे, क्योंकि उस टाइम पे लोग ब्रश नहीं करते थे ना, क्योंकि कोलगेट तब नहीं था ना, तो अपने टीथ वगैरह के पीछे से उन्होंने क्या किया, स्क्रैच करके कुछ स्क्रैच किया, है ना। और उसके बाद में उसमें जो जो भी निकल के आया उसको स्लाइड के ऊपर रखा। कहाँ रखा, एक स्लाइड पे रखा। और स्लाइड पे रखने के बाद में इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा। अच्छा ये बताओ, आपने कभी लाइफ बॉय का एड देखा है, टीवी पे टीवी देखते हो आप लोग, टीवी Yes. पे एक एड आता है लाइफ बॉय का, देखा है। उसमें बोलता है नहाने के पहले और नहाने के बाद, ऐसे बोलता है ना। तो जब नहाने के पहले की बात करता है तो उसमें ये ढेर सारे ऐसे ऐसे हिलते हुए स्ट्रक्चर्स दिखाता है, मूव करते हुए, हाँ है ना। नहाने के बाद तुमने देखा, ऐसा नहीं होता कि सारे खत्म हो जाते, एक बचा रह जाता है। नहीं, आप बच्चे रहने की बात कहने का मतलब है कि इसका मतलब नहीं कि सारे के सारे जम्स खत्म हो जाते। देखो यहाँ पर मैं क्यों उसका एड के बारे में क्यों बात किया, क्योंकि जब जब इन्होंने, क्या नाम है इनका, मिस्टर लिवेनहॉक ने जब देखा, तो देखा कुछ मूव करते हुए स्ट्रक्चर्स नजर आए। उन मूव करते हुए स्ट्रक्चर को उन्होंने कहा, इनको बोला, नाम क्या दिया इन्होंने, एनिमल क्यूल। क्या नाम दिया,
एनिमल्क्यूल्स नाम दिया। बात समझे क्या? हाँ है ना? ठीक है, ये जो मूव करते हुए स्ट्रक्चर नजर आया इसी को नाम दिया एनिमल्क्यूल्स। तो अगर तुमसे पूछा जाए, और ये एनिमल्क्यूल कैसे है, लिविंग है ना, तो फर्स्ट लिविंग जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट लिविंग सेल जो देखी गई वो कौन था, किसने देखी? तो सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न ने देखी, है ना? एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न ने देखी। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? सॉरी, स्पेलिंग इसकी मैंने मिस्टेक कर दी। किसने डिस्कवर किया था? लीवेनहॉर्न ने। फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया? तो हमें मालूम है सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न ने डिस्कवर किया था। क्लियर है? तो अगर तुमसे पूछा जाए ये फर्स्ट लिविंग जो एनिमल सेल है इनका नाम क्या था, इन्हीं को बाद में तरंजीत क्या बोला गया, इनको बोला गया बाद में बैक्टीरिया। और टर्म बैक्टीरिया किसने दिया था? एक साइंटिस्ट है मिस्टर एरनबर्ग। नाम क्या था? एरनबर्ग। नाम क्या था? एरनबर्ग। दीज एनिमल्क्यूल्स, है ना, termed as these animalcules termed as बैक्टीरिया। अब तुमसे पूछा जाए बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, तो आंसर क्या है? सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न। बट ये टर्म बैक्टीरिया वाज गिवन बाय, किसने दिया था? तो हम कहते हैं एरनबर्ग ने। किसने दिया था? एरनबर्ग ने दिया था। बात सुन में आई क्या? हाँ या ना? टर्म बैक्टीरिया किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। और बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किसने किया? बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किसने किया? बैक्टीरिया डिस्कवर्ड किया सर एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न ने। क्लियर है? अब ऐसे ही सीक्वेंस चलता गया, और चूंकि जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉर्न है इन्होंने बहुत सी चीजें डिस्कवर की, जैसे स्पर्म का स्ट्रक्चर भी देखा है, एग का यानी ओवा का स्ट्रक्चर भी इन्होंने देखा है। ऐसे बहुत सी चीजें इन्होंने डिस्कवर करी है बेटा। क्लियर है? हाँ या ना? और अभी बात करते हैं दूसरी बात। जैसे एक साइंटिस्ट आए, जब चीजें डिस्कवर हो रही है तो एक साइंटिस्ट और आ गया। उस साइंटिस्ट का नाम था यहाँ पर ड्यूट्रोशीट। क्या नाम था? देखो कितना बढ़िया सा नाम है, ड्यूट्रोशीट। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट के अंदर और एनिमल सेल के अंदर देखा जो ग्लोब्यूलर सेल्स है, मतलब जो सेल्स है वो आपस में कैसे बंधी होती है। ठीक है। इन्होंने बात किया क्या? कंक्लूडेड दैट प्लांट एंड एनिमल सेल, है ना, वर मेड अप ऑफ ग्लोब्यूलर सेल्स। कोई हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, है ना, एंड सेल्स आर एक दूसरे से बंधी होती है, हेल्ड टुगेदर। ठीक है। बाय एक फोर्स होता है, बोलते हैं कोहेशन। जानते हो कोहेशन? जब दो एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कोहेशन। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं कोहेशन। वाटर और ग्लास, दो अलग अलग मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं अधेशन। आपने अधेसिव के बारे में सुना होगा। क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट है, मतलब जब हम बात करें ना प्रोटोप्लाज्म, ये टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया? एक साइंटिस्ट है मिस्टर परकिंजे। नाम क्या है? परकिंजे। इन्होंने क्या नाम दिया था? इन्होंने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। इसी प्रोटोप्लाज्म को पहले क्या बोलते थे, जब तो प्रोटोप्लाज्म अभी मोस्ट एक्सेप्टेड जो है, प्रोटोप्लाज्म मतलब क्या कह सकते हो? लिविंग मैटर ऑफ द सेल। क्या बोल सकते हैं? लिविंग मैटर ऑफ द सेल। किसी भी सेल के जो लिविंग पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अब हम बोलते हैं, इसके पहले इसे बोला जाता था, एक साइंटिस्ट थे मिस्टर हैंस्टीन। नाम क्या था? हैंस्टीन। इन्होंने इसको नाम दिया था
प्रोटोप्लास्ट, नाम क्या दिया था? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, एक और साइंटिस्ट है, ठीक है, सरकोड, मतलब एक साइंटिस्ट है मिस्टर डुजार्डिन, नाम क्या था? डुजार्डिन। इन्होंने इसको नाम दिया था क्या? इस लिविंग मैटर को नाम दिया था सरकोड। क्या नाम दिया था? बात समझ में? लिविंग मैटर ऑफ सेल जो है, देखो उसको यहाँ पर सबसे पहले क्या नाम दिया गया? सबसे पहले नाम दिया गया सरकोड, बाद में क्या नाम दिया जाएगा? प्रोटोप्लास्ट, लास्ट में अभी क्या नाम दिया गया? प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? हाँ या ना? जल्दी से बोलो। यस सर। चलो, अभी एक साइंटिस्ट और आ गया, क्या नाम था उनका? उनका नाम है हक्सले। इन्होंने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म के बारे में कहा, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बात समझ में आई क्या? जो हम लाइफ की बात कर रहे हैं उसका फिजिकल फॉर्म क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये किसने बोला था? हक्सले ने बोला था। ये किसने बोला था? हक्सले ने बोला था। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर, अब एक साइंटिस्ट इसी क्रम में डेवलप हुए, एक साइंटिस्ट और आ गए, नाम था रॉबर्ट। नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है। बात समझ में आई क्या? हाँ या ना? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में मालूम है आपको? जल्दी से बोलो, हाँ या ना? मालूम है तो आंसर करो। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में मालूम है क्या? नहीं बोल रहे आप लोग कोई भी? हाँ, चलो कोई नहीं, बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। रॉबर्ट ब्राउन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था एक किसी भी सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है, मतलब एनिमल सेल है तो उसके सबसे बाहर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस। उन्होंने कहा किसी भी सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, अब क्वेश्चन ये था मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती कहाँ पर है? जैसे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में दो टाइप की चीजें होती है, वन इज लिविंग होता है और दूसरी चीज क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे मिनरल्स हो गया, जैसे मिनरल्स हो गए, है ना, वाटर हो गया, ये सब। लिविंग में क्या आता है? सेल ऑर्गेनेल्स। क्या आता है? सेल ऑर्गेनेल्स। बात समझ में आई क्या? जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, नाम सुना है ना आपने, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी जो बात करते हैं, ये सब क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहाँ पर होती है? कह सकते हो लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर होती है, कहाँ पर? सेल ऑर्गेनेल्स में, राइट। तो कंट्रोल कौन करता है? इन्होंने देखा कि एक सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है कंट्रोल होती है न्यूक्लियस के थ्रू, है ना। हम कह सकते हैं ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो हम कह सकते हैं कंट्रोल बाय न्यूक्लियस, है ना, ऑफ द सेल। आप समझ में आया क्या? अब तुमको यहाँ पे मैं बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, है ना। एक सेल के अंदर ढेर सारी रिएक्शंस होती है, राइट। किसी भी सेल के अंदर ढेर सारी रिएक्शंस होती है। अगर किसी सिंपल सिंपल यूनिट से, सिंपल यूनिट से, है ना, क्या बन जाए? मैक्रोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो, है ना। किसका हो? मैक्रोमॉलिक्यूल का। तो यहाँ क्या हो रहा है बेटा? फॉर्मेशन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? जब फॉर्मेशन होता है तो इस टाइप की रिएक्शन को बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन। बात सुनिए, क्या बोलेंगे? एनाबोलिक। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबोलिज्म। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दे तो क्या बोलेंगे इसे? जैसे फोटोसिंथेसिस, नाम तो सुना है आपने, हाँ या ना? जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है।
दूसरी चीज क्या होती जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल है ना, जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसका ब्रेकडाउन हो जाए, राइट, किसमें, सिंपलेस्ट या सिंपल फॉर्म में, तो इस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप की प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिक, यानी कि ब्रेकडाउन हुआ तो क्या बोलेंगे, कैटाबोलिक। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबोलिज्म। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम, कैटाबोलिक, मतलब कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबोलिक। बात समझ में आई, हाँ या ना, क्लियर है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो जैसे डाइजेशन है ना, आप डिफरेंट डिफरेंट चीज हम लोग खाते हैं, डाइजेशन जैसे क्या होता है, हम खाते हैं स्टार्च खाते हैं, मान लो हम पॉलीसेकेराइड खाते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता है, लाइक जैसे हम प्रोटीन खाते हैं, है ना, किस में टूटता है ये, तो हम बात करते हैं एमिनो एसिड में चेंज होता है, क्योंकि यू नो ना, प्रोटीन क्या है, इज अ पॉलीमर, प्रोटीन क्या है, एक पॉलीमर है, किसका, एमिनो एसिड का, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, हाँ या ना, ठीक है। चलो ये समझ में आया क्या, अब आगे चलते हैं। इसी सीरीज में एक और साइंटिस्ट है, मिस्टर फोंटाना, नाम क्या है इनका, फोंटाना, मैं इनको फोंटाना पढ़ता हूँ, उसे फोंटाना बोलते हैं। इन्होंने डिस्कवर किया था सेल के अंदर न्यूक्लियोलस के बारे में, है ना, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियोलस डिस्कवर किया था, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना, कहाँ, और न्यूक्लियस के अंदर पाया था, कहां पर डिस्कवर किया था, इन द स्किन सेल ऑफ ईल, ऑफ, नाम तो सुना होगा ईल, ठीक है ना, हाँ या ना। और ये टर्म जो न्यूक्लियोलस है ना, अगर हम बात करें, टर्म न्यूक्लियोलस के बारे में बात करें, टर्म किसने दिया था, आपकी आवाज, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही, क्या कुछ क्वेश्चन है क्या, ये दिया था मिस्टर बोमन ने, बोलो दोबारा से बोलो। फोनिक्स क्लासेस, आपको आवाज आ रही क्या मेरी, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने बात की टर्म न्यूक्लियोलस किसने दिया था, इसके बारे में बात किया, क्लियर है, हाँ या ना। अभी सबसे पहले मैंने आपसे एक बात पूछी थी ना कुछ देर पहले कि सेल कितने टाइप की होती है, तो नंदिनी ने बोला दो टाइप की, वन इज प्लांट सेल एंड वन इज एनिमल सेल, राइट नंदिनी। बट एक्चुअल में हम देखें ना, तो सेल दो टाइप की होती है, फैक्ट है, बट कौन कौन सी, वन इज प्रोकैरियोटिक एंड वन इज यूकैरियोटिक, क्लियर है ना, कितने टाइप की होती है सेल्स, दो टाइप की। मैं उसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नोट आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेल के बारे में जब बात आप कर रहे हो तो कितने टाइप की, दो टाइप की, वन इज प्रोकैरियोटिक और दूसरी कौन सी, यूकैरियोटिक, क्लियर है, इसके बारे में बात करूंगा अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हम बात करते हैं और आगे, तो देखते हैं क्या, तो वो इसमें मैं बता दूं, तो इसमें भी दो टाइप की से होती है, जैसे यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, है ना, इसमें केवल एक ही किंगडम आता है, प्रोटिस्टा, और बाकी क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, है ना, इसमें तीन, एक चार किंगडम, तीन किंगडम आया, देखो कौन कौन से, अच्छा, फंगी भी इसमें आता है, मल्टीसेलुलर फंगी, और एनिमेलिया भी इसी में आती है, किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम प्लांटी भी इसके अंदर आते हैं बेटा, यहाँ पर तीनों ही आते हैं, फंगस भी आता, राइट, और एनिमल भी आता, राइट,
एंड प्लांटी भी आता। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, जब प्रोटिस्टा के अंदर बात करते हैं तो वहां पर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं, और जब मल्टीसेलुलर जैसे 4 किंगडम फंगस है अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। एनिमल है अगर यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। प्लांट है यूनिसेलुलर है तो प्रोटिस्टा में रखा जाएगा। क्लियर है? बट अगर वो मल्टीसेलुलर है तो उसको अलग अलग किंगडम में रखते हैं। तो देखो 4 यूकैरियोट्स के टोटल किंगडम कितने हो गए? 4 हो गए ना, 4 किंगडम ये हो गए। हाँ या ना? इसके अंदर और प्रोकैरियोट्स में हम अब के टाइम में जो बात करते हैं, एक अपने पास जैसे क्या मोनेरा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग एक और मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, यू आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, लेकिन आप बोल सकते हो बड़े बड़े वर्ड में मोनेरा। 5 किंगडम सिस्टम आपने पढ़ा था डब्ल्यू बिटाकर या आर एच बिटाकर के बारे में, याद है ना? तो इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखते हो, कह सकते हो लाइक बैक्टीरिया वगैरह सब इसी के अंदर आ जाते हैं, राइट? लाइट बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन लगी, सब यहाँ पर आते हैं, लेकिन इनके बारे में बात करेंगे आगे। यहाँ तक बातें समझ में आई क्या आपको कि सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, वन इज प्रोकैरियोटिक, वन इज यूकैरियोटिक। क्लियर है? हाँ या ना? अब मैं कुछ देर पहले आपसे कह रहा था, एक बात कह रहा था, जो नंदिनी ने बोला था, मैंने कहा था उसे बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी, राइट? सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, इसके बारे में बात करते हैं। एक 2 अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग पेपर लिखा था, बाद में उसको एक साथ में किया गया, फिर बोला गया उसको सेल थ्योरी। क्लियर है? हाँ या ना? एक साइंटिस्ट है मिस्टर, इनका नाम था स्क्रेडियन। देखो नाम क्या था इनका, स्क्लेडन। ठीक है, और इनके साथ में एक और साइंटिस्ट जिन पब्लिश किया गया, जिनके साथ में नाम था स्क्वेन, राइट? आप देखो ये बॉटनिस्ट थे, ये कौन थे? बॉटनिस्ट थे, बॉटनी के थे, और ये कौन थे? तो जूलॉजी के थे। बट इन्होंने क्या किया था, एक साथ मतलब अलग अलग पेपर दिया था, उस पेपर्स को एक साथ कंबाइन करके सेल थ्योरी के बारे में बात किया गया। क्लियर है? हाँ या ना? तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको इन्होंने क्या क्या चीज कैसे कैसे करी थी। क्लियर है? इन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन किया। ठीक है, ठीक है, किसका? ऑन द जो भी सेल थी, तो उसकी भी आपको बताया कि सिमिलरिटी के बारे में बात की, सिमिलरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल कहो, सेल की जगह एनिमल कह लो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ठीक है, एनिमल और प्लांट के अंदर उन्होंने देखा कि स्ट्रक्चर कैसा है। किसी भी एनिमल की बॉडी देखी तो उसमें पाया गया उन्होंने कि जब माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने पाया किसकी बनी होती है, तो उन्होंने कहा सेल की बनी होती है, राइट? तो उन्होंने कहा देखा ग्रोथ कैसी होती है, तो सेल के नंबर इंक्रीज करते उसके बिहाफ पे उन्होंने कहा ग्रोथ होती है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? अब आप देखो ना, हमारी बॉडी ही है, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करें, अपनी बॉडी के बारे में बात करें, तो हमारी बॉडी में क्या है, हमने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपको याद होगा ये कंसेप्ट। देखो हमने पढ़ा है ना कि सेल्स सेल्स आपस में कलेक्ट होती तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं ना। ग्रुप ऑफ टिश्यू आपस में इकट्ठा होते तो क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन से एक साथ इकट्ठा होते तो बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं ना। हाँ है ना? और ऑर्गन सिस्टम जब इकट्ठा होता है तो हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, सॉरी क्या बात करते हैं? ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, देखते हैं, या इंडिविजुअल कह सकते हैं, विजुअल कह सकते हैं, या और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो इससे बना होता है बॉडी। तो अगर हम देखें ना, तो किसी भी प्लांट हो, एनिमल हो, या कोई भी है, मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, उसकी बॉडी का बेसिक जो कंसेप्ट है अगर देखा जाए तो किससे बना हुआ? सेल से ही बना हुआ। किससे बना हुआ? सेल से ही बना हुआ। क्लियर है? हाँ या ना?
ठीक है। तो जो अभी कुछ देर पहले हमको बोला था नंदिनी ने कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ, बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्या है, सेल थ्योरी है। ठीक है, वो क्या है, सेल थ्योरी है। क्लियर है, हाँ है ना, बात सुन में। अब देखो सेल थ्योरी हम लोगों ने बात की, व्हाट इज सेल थ्योरी ये बता, हम लोगों ने बात किया, किसने डिस्कवर किया इसके बारे में भी बात किया है ना। अब देखो दूसरी बात करते हैं, और क्या बात करते हैं, हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं कौन से ऐसे मेंबर हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, कौन से ऐसे मेंबर हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कौन कौन नहीं फॉलो करते हैं। जैसे आप बात करें तो वायरस, नाम तो सुना ही होगा। वायरस जो होते हैं सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, वायरस क्या होते हैं जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं, यानी कि हम बोल सकते हैं इनको BGA भी बोल सकते हैं। ये क्या है, एक्सेप्शंस है ना, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। बात सुन रही, किससे डिस्कवर, किस कौन कौन नहीं फॉलो करता है, हाँ है ना। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको और बताऊं यहाँ पर, छोटी सी बात। जैसे मैंने आपसे बोला कि कौन कौन से नहीं फॉलो करता है, ऑब्जेक्शन कौन कौन करते हैं, ये मैंने आपसे बात करी। एक और है कुछ इसमें, जैसे कुछ एक फंगस है, जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पर सर्टेन फंगस, सर्टेन फंगी। ठीक है, लाइक जैसे कि राइजोपस। अभी हमने बात की कि एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ऐसा हमने बात की है, राइट। तो फंगस, ये जो राइजोपस होता है, या इनके अंदर देखोगे इनका जो थ्रेड होता है, मतलब जो जिसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है थ्रेड के फॉर्म में होता है, राइट। और देखोगे थ्रेड के अंदर क्या है, ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, राइट। तो जब एक ही सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस हो, एक सेल के अंदर मान लो ढेर सारे न्यूक्लियस वाली कंडीशन आती है, तो इसे बोलते हैं सिनोसाइटिक। क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक कंडीशन। ठीक है, हम कह सकते हैं यहाँ पर, जो बात मैं यहाँ पर लिखना कह रहा हूँ समझ, इसको बोलते क्या है, फंगल हाइफी। हाइफी समझ में आया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इट इज हाइफी। एंड जब इसका ग्रुप ऑफ हाइफी होता है तो बोलते हैं माइसीलियम। क्या बोलते हैं, माइसीलियम। ठीक है, तो हाइफी के बारे में जब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कंपोज्ड ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म। कंडीशन क्या है यहाँ पर, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और जो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, सिनोसाइटिक। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक। समझ में आया ना। तो अब ये भी तो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता ना। देखा जाए तो सेल थ्योरी की एक सेल एक न्यूक्लियस होता है ना, एक सेल एक न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। क्लियर है, हाँ या ना। चलो अब देखो, एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्ट है जिनके बारे में भी बात कर लेते हैं, जैसे नोट डाल के बात कर लेते हैं। आपको मालूम है एक एसिटाबुलिरिया, नाम क्या है, एसिटाबुलिरिया। बेटा ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन लार्जेस्ट होता है ना। ये कैसा है, यूनिसेलुलर। कहाँ पाया जाता है, तो मैरीन होता है। ठीक है, कहाँ होता है, मैरीन होता है। तो कैसा होता है, ये एल्गी तो मैंने है, ये एल्गी तो है ही, लेकिन कौन सा एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। कौन सा एल्गी है, ग्रीन एल्गी। बात सुन में, इसका ये क्या है, अगर हम बात करें तो ये लार्जेस्ट है। कैसा है, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर। बस में इसके अंदर ही हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे एक सेल कंट्रोल करता है सेल के अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को। ठीक है, अच्छा चलो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आरबीसी का नाम सुना है, सुना ही होगा। जो आरबीसी होता है नहीं, रेड ब्लड सेल, नाम क्या है, रेड
ब्लड सेल्स। ठीक है, हमारी आरबीसी जब क्या होती है बेटा, हमारी आरबीसी कुछ ऐसी होती है। ठीक है, जब ये यंग होती है तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। लेकिन जब ये आरबीसी हमारा मेच्योर हो जाता है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे हीमोग्लोबिन भरे जा सकते हैं। एक आरबीसी के अंदर नियर अबाउट 27.5 करोड़ हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होते हैं, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। बात समझ में? मतलब कहने का मेरा क्या है, जब ये यंग है तब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है। जब ये मेच्योर होता है इसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, डिजनरेट हो जाता है। मतलब बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। क्या बोलते हैं? ई न्यूक्लिएटेड। क्यों ऐसा होता है मैंने बताया, जिससे इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल भरे जा सके। ठीक है, दूसरा, आपने प्लांट के अंदर जब हम पढ़ते हैं ना, जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? जाइलम फ्लोएम के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट में एक है अपने पास, प्लांट के अंदर आप देखोगे एक है सीव सेल्स। ठीक है ना, ये भी कैसा है, विदाउट न्यूक्लियस, ई न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, विदाउट न्यूक्लियस है, ई न्यूक्लिएटेड है। समझ में आ रही बात मेरी? प्रदीप, मालविका, मनिक, मनु, समझ में आ रहा बेटा आपको? ओके बेटा, बाकी लोग भी आप बोल सकते हो, नंदनी, राजपूत और पीयूष, आप सब लोग भी बात कर सकते हो बेटा। ठीक है, आगे चले, कुछ प्रॉब्लम हो रही है? चलो, ये बात समझ में आई क्या, आरबीसी और दूसरा क्या, प्लांट के अंदर सीप सेल्स के बारे में बात। अभी देखो सीप सेल्स कहाँ पाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने नाम तो सुना होगा फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम का नाम सुना है ना, जाइलम एंड फ्लोएम का नाम सुना है। तो फ्लोएम के 4 कंपोनेंट होते हैं, उनमें एक होता है सीप सेल्स, जो क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियस होता है। क्लियर है? चलो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अपने नर्व सेल का नाम सुना है? नर्व सेल, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लॉन्गेस्ट सेल है। ठीक है, आपने एग खाया, एग, तो अगर आपको याद होगा एग का मतलब, जैसे हम बात करें किसके बारे में, ऑस्ट्रिच एग के बारे में बात करें तो ये क्या है, लार्जेस्ट एग है, लार्जेस्ट सेल है, सॉरी। क्लियर है? हाँ है ना, ये बात समझ में आई क्या? चलो एक और बात करता हूं मैं यहाँ पर। एक साइंटिस्ट है तरनप्रीत, उनका नाम है रूडोल्फ वीको, राइट। उन्होंने बताया था कि ओमिनिस सेलुला सेलुलाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओमिनिस सेलुलाई इस सेलुलाई का मतलब है, जैसे अभी के टाइम पे हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे बात करें, जो अभी कंडीशंस है उनके अंदर बात करें, तो एक नई सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप होती है। बात सुनाई, क्या है, अ न्यू सेल ऑलवेज डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कुछ तो स्पेलिंग में मिस्टेक कर रहा हूँ, बार बार उसको सही कर रहा हूँ। बात समझ में आई क्या? A new cell always arises from प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जर्मनी में थे, क्योंकि ये जर्मन थे, और उन्होंने बात की थी 1855 में। ठीक है, इसका मतलब क्या था, मतलब था अ न्यू सेल ऑलवेज, ठीक है, डेवलप बाय
अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ? जैसे पहले हम बात करते हैं ना कि सारी सेल कहाँ से डेवलप हुई, नॉन लिविंग थिंग से डेवलप हुई। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो आपने उस टाइम पे एक टर्म पढ़ा होगा, इवोल्यूशन चैप्टर था ना आपके पास, वहां आपने पढ़ा था अर्थ का जब फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ के चारों तरफ कैसा था, जो एटमॉस्फेयर था वो एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन नहीं थी बेटा, खत्म हो गई थी, कंबाइंड हो गई थी। तो पहले कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप था। तो उस टाइम पे कोई भी चीज होती थी तो डीके नहीं होती थी, डिकम्पोज नहीं होती थी। बाद में जब ब्लू ग्रीन एल्गी आया, कौन आया? ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनो बैक्टीरिया, राइट। इनके आने के बाद में एटमॉस्फेयर में फिर से क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गई। और जब ऑक्सीजन आई तो एटमॉस्फेयर कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। कैसा हो गया? ठीक है, टाइप हो गया। तो एट द टाइम जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा, ऑक्सीडाइजिंग है। और इस ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में आप कह सकते हो कोई भी नई सेल नहीं डेवलप हो रही अपने आप से, नॉन लिविंग थिंग से। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, कोई भी सेल जो डेवलप हो रही है एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हो रही है। बात समझ में आई क्या? है ना? समझाई आपको? चलो, जो अभी एटमॉस्फेयर कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप का। लेकिन जब शुरुआत में अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, लाइफ आई थी, तो उस टाइम पे कैसा था, रिड्यूसिंग टाइप का था। चलो हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेल दो टाइप की होती है, मैंने आपको बताई था ना। चलो अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सी चीजें आपको बताई। ठीक है, एक छोटा सा और इसमें छोटी छोटी सी बातें करते हुए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि इसके बारे में यहाँ पर छोटी सी एक हेडिंग के बारे में, जैसे सॉरी, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, सेल का अगर आप एक छोटा सा समरी देखो तो कोई भी सेल है वो एक सेल वॉल से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंधी होती है, बाउंड्री होती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि सेल हैज अ बाउंड्री, सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ठीक है ना, एज इट्स आउटर बाउंड्री, है ना। अब प्लांट के अंदर देखो ना, सबसे बाहर क्या है, आउटर बाउंड्री है। जैसे सेल वॉल कहाँ कहाँ पर है, बैक्टीरिया की सेल में है बाहर, प्लांट की सेल में है सबसे बाहर, फंगस की सेल में है सबसे बाहर, है ना। बैक्टीरिया में भी है, ये अलग बात है, कंपोजिशन अलग अलग है ना। प्लांट में भी है, फंगस में भी है। यहाँ भी देखो सेल वॉल जो है, ये क्या है, सेल वॉल। यहाँ भी सेल वॉल है और यहाँ भी क्या है, सेल वॉल है। यहाँ पर देखोगे तो एक तरह से पॉलीसैकेराइड की बनी होती है, लाइक पेप्टिडोग्लाइकेन्स, पेप्टिडोग्लाइकेन, है ना। मैं इसको सही साफ लिख देता हूँ जिससे समझ में आएगा। ग्लाइकेन। जब इनके यहाँ पर बात करते हैं तो सेल्यूलोज के बारे में बात करते हैं, है ना। और जब फंगस से बात करते हैं तो बात करते हैं काइटिन। किससे बनी होती है, काइटिन से बनी होती है। क्लियर है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये सब में ये सेल वॉल तो होती है लेकिन अलग अलग होती है। चलो, लेकिन एक बाउंड्री तो है, ये इतना हमें मालूम है, राइट। इसके अंदर जाते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पर अंदर जाओगे तो आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिल जाएगा। क्या मिलेगा,
डेंस साइटोप्लाज्म, है ना। और साइटोप्लाज्म में और क्या मिलेगा आपको, न्यूक्लियस मिलेगा। साइटोप्लाज्म से कवर्ड डबल लेयर से सराउंडेड होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, तो आप देखते हो वहां पर क्रोमोसोम्स मिलता है ना। क्रोमोसोम्स पे क्या होता है, तो हम देखते हैं वहां पर डीएनए होता है, और क्या होता है, आरएनए होता है, राइट, और प्रोटीन भी होता है। ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। क्लियर है, हाँ या ना। तो अब एक सेल के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमने देखा क्या क्या चीजें होती है। हमने कहा कि मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा इज नोन एज सेल। मैंने आपसे ये बात पहले करी। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पर छोटी सी बात और। मैंने आपसे कहा कि टाइप ऑफ सेल्स के बारे में बात करें, है ना। तो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। पहली कौन सी, मैंने आपको बताया है कुछ देर पहले, कैरियोटिक, और दूसरी क्या है, यू कैरियोटिक। ठीक है, हाँ या ना, देखते हैं ना। कैरियोन वर्ड कहां से आया, न्यूक्लियस से आया। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और जो कैरियोन या कैरियोटिक के बारे में बात करते हैं, ये वर्ड आया एक तरह से कह सकते हैं न्यूक्लियस से, ट्रू न्यूक्लियस। और प्रो मीन्स क्या होता है, आप कह सकते हैं बिफोर, राइट। अब देखो, कैरियन यहाँ पर लेयर से भी बात कर सकते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्लियर, देखो होता क्या, मान लो एक प्लांट सेल हमने पकड़ी, ये लिया प्लांट सेल, सबसे बाहर क्या है, तुमने देखा सबसे बाहर यहाँ पर सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल के बाद में क्या है, तो हमने यहाँ पर देखा सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर हमने देखा अंदर और क्या है, तो हमने एक देखा एक ऐसा डबल लेयर का, डबल लेयर से सराउंडेड एक ऐसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जाके देखा तो यहाँ पर कुछ कलर्ड बॉडीज पाई गई, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते क्या है, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। बात समझे, इस पूरे को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। जब यही चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखी प्रोकैरियोट्स के अंदर, तो हमने देखा यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया। यहाँ जो क्रोमोसोम है वो कैसा है, वो एक ऐसा क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम पाया गया, सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोम पाया गया। मतलब ये जो क्रोमोसोम है वो कहां पर है, तो हम कह सकते हैं ये क्रोमोसोम इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। मतलब समझ में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अलग नहीं है। जैसे आप देखो यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डबल लेयर की, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से देखो ये साइटोप्लाज्म से अलग है, जो साइटोप्लाज्म है उससे क्या है, अलग है ना। बट यहाँ डायरेक्टली एम्बेडेड था, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये क्या है, हम कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड। क्या बोल सकते हैं, डबल स्टैंडर्ड। समझ में आया क्या, हाँ ना, क्लियर है। सर्कुलर, है ना, क्रोमोसोम। ठीक है बेटा। अब देखो इसी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जो क्रोमोसोम है, हम जब इसके बारे में बात करते हैं, ये कहाँ है, तो हमने कहा डायरेक्टली, डायरेक्टली कहाँ है, साइटोप्लाज्म में ही एम्बेडेड है। डायरेक्टली कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में ही है। क्लियर है। दूसरी बात, इसके अंदर देखोगे तो एक और स्ट्रक्चर, केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, जिसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम कैसा होता है, 70S, एस यहाँ पे यूनिट है। लाइक जैसे हम बात करते हैं मीटर किलोमीटर, वैसे ही मेजरमेंट की एक यूनिट है
है ना, बताऊंगा इसके बारे में आगे। ठीक है, इतनी ही चीजें पाई जाती है। अब अगर आप एक बार डिफाइन करो, एक बार सोचो ना, क्या इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं है ना, कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। बात समझ में आई क्या? हाँ है ना। और मैं आपको एक बात बताते हुए चलता हूँ, ये क्या है आपका? तो आपने कहा ये है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जब हमने बात करी तो हमने कहा इसके अंदर क्या है, तो आपने हमको बताया साइटोप्लाज्म के अंदर दो टाइप की चीजें होती हैं। क्या? एक होता है लिविंग मैटर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और दूसरा है क्या? नॉन लिविंग, है ना। एक लिविंग तो दूसरा क्या है? नॉन लिविंग। इसको हम क्या बोलते हैं? तो हमने कहा सेल ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आप देखो, सेल ऑर्गेनेल्स ऑन द बिहाफ ऑफ कि कितनी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ऑन द बिहाफ ऑफ कितने मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, कवर्ड कितने मेम्ब्रेन से। तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके चारों तरफ डबल बाउंड्री है, एक कवरिंग है तो उसके साथ में एक कवरिंग और है ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे जिनके चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन है, और कुछ ऐसे जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाती। ऐसे को हम क्या बोलते हैं? डबल लेयर्ड, है ना। क्या बोलेंगे? डबल लेयर्ड। और ये क्या है? सिंगल लेयर। और ये क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन। हाँ है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप याद रखो कि दो ही है सिर्फ, वन इज प्लास्टिड एंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। मैं इस चीज क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी काम में आएंगी। और आप इसको अभी मत याद करो, सिंगल लेयर को। इसको याद रखो, एक क्या अपने पास? राइबोसोम्स, है ना। और दूसरा क्या है अपने पास? सेंट्रियोल। इन दोनों यानी चार को याद रखो आप। दो ऐसे हैं जो जिनके चारों चारों तरफ डबल लेयर्ड है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। बाकी दोनों ऐसे हैं, दो ऐसे हैं जिनके चारों तरफ कुछ भी नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं। तो रिमेनिंग जो बचा ना, वो सब क्या है? सिंगल लेयर्ड है। याद रहेगा ना। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये क्यों बताया मैंने आपको, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। ये देखो, क्या मैंने लिखा? 70s क्या है? राइबोसोम। यानी इस प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है जो जो किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो। बात समझ में आई क्या? क्लियर? मनिक, मनु, नन्नी, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी प्रॉपर? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? समझ में आ रहा है क्या? बाकी बाकी स्टूडेंट चले गए क्या? नंदी, मनिक, ये क्लास का टाइमिंग क्या है? 7:15 तक, 7:15 तक है ना, 7:15 तक। तो ये बाकी लोग गायब हो गए? रोज गायब होते हैं कि आज ही गायब हो गए? ठीक है, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ तब तक। ओके ओके, ठीक है, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ बेटा। मुझे लगा सब इस टाइम तक गायब हो जाते, इसलिए मैंने पूछा। ओके बेटा, चलो। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे कहा, कहा गया हमारा कि प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया केवल एक स्ट्रक्चर है, क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ा ना अभी, कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन। ध्यान रखना, प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाया जाता है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन, कवरिंग मेम्ब्रेन पाई जाए। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया ना? तो अब हम, मैंने आपको थोड़ी सी आपको बातें यहाँ पे बताई है, और अब देखते हैं इनके बात करते हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है। राइट, डिफरेंस बिटवीन कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर सकते हैं। रुको ना, एक चीज और बता दूं फिर आगे चलता हूँ। ठीक, देखो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना बेटा अंदर, ये कभी कभी ऐसे अंदर की ओर ऐसा फोल्डिंग कर लेती है। ठीक है, ये सबसे बाहर अगर सेल वॉल मान लो, ये सेल वॉल है और बीच में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहां भी होता है फर्स्ट लिविंग स्ट्रक्चर। तो इसको बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं मीजोसोम्स। और मीजोसोम्स वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर रेस्पायरेशन के लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। अभी एंजाइम्स क्या होता है मैं आपको बताऊंगा बाद में, है ना। एक तरह से कह सकते हैं बायो कैटलिस्ट। क्लियर? तो ये मीजोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये मीजोसोम्स क्या करता है, जब डीएनए यानी जो आपका क्रोमोसोम है, हम जो बोल रहे हैं डबल स्ट्रैंड सर्कुलर क्रोमोसोम बोल रहे हैं, बेसिकली किसका बना है? बेसिकली ये बना होता है मेनली डीएनए से, है ना। यहाँ पर आप देखो क्या होता है, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन भी दो टाइप की होती है, अभी बात करेंगे। उनमें क्या होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जो अब्सेंट होता है। क्या होता है यहाँ पर? अब्सेंट होता है, ध्यान रखियो। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा आपसे। हिस्टोन प्रोटीन अब्सेंट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली यही चीज पाई जाती, इतनी ही चीजें पाई जाती, बाकी कुछ भी नहीं पाया था, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसके साथ में हम चलते हैं कहां पर, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा, देखो जैसे, जिससे आपको समझ में चीज आए। मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग डाल रहा हूँ, नोट। बेटा डीएनए जानते हो आप, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए से क्या बनता है, तो हम लोग बोलते हैं एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, राइट। और एमआरएनए से भी डीएनए बन सकता है। जब आरएनए से डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? डीएनए से आरएनए को बनने ट्रांसक्रिप्शन। और इधर ये इसे क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद ही रहेगा ना, डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए के बनने के प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअल में जो एमआरएनए होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास कोडान्स होते हैं या कोड्स होते हैं, आप कह सकते हो कोडान्स होते हैं। क्या होते हैं? कोडान्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस। फिर ये क्या करता है, एमआरएनए जुड़ता किसके साथ में है? राइबोसोम के साथ में। और राइबोसोम्स क्या करता है, इसके अंदर जुड़ के बनता क्या है? प्रोटीन, है ना। और मैं आपको बताऊं, ये प्रोटीन जो बनता कहाँ? राइबोसोम में। दैट्स व्हाई राइबोसोम आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि आपको मालूम है, जहां जो चीज बनती है उसको फैक्ट्री बोलते हैं ना। जैसे चॉकलेट खाई है ना कभी, चॉकलेट फैक्ट्री एंड सो ऑन, फैक्ट्री लाइक दैट। प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। दैट्स व्हाई इसे क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं। बात समझ में आई क्या? चलो बात करेंगे। प्रोटीन जो होता है ना, यानी कि ये प्रोटीन एंजाइम्स की तरह भी काम करता है, कई तरीके से वर्क करता है। उसमें एक काम होता है एंजाइम्स। और मैंने आपको बताया है एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम होता है बायो कैटलिस्ट। क्या होता है? बायो कैटलिस्ट। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसे कंट्रोल कौन करता है? एंजाइम्स। ध्यान रखना, जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑल द एंजाइम, सारे के सारे एंजाइम किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, है ना। ऑल द एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के। और ये किसका बना होता है? तो आरएनए का बना होता है। क्लियर है? समझ में आएगी बात? चलो अब मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस के बारे में। किसके बारे में? डिफरेंसेस के बारे में, बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्लियर? देखते हैं एक हेडिंग। यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? डिफरेंस समझ में ना आया तो बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ। ओके बेटा। एंड
यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, देखते हैं। तो हम यहाँ पर पहले साइड एक साइड में लिखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक साइड में लिखते हैं यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है? चले, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ये जो सेल होती है सबसे बाहर सेल वॉल होती है। सेल वॉल किससे बनी होती है? मैंने कहा पेप्टिडोग्लाइकेंस। और ये एनिमल्स, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बाहर क्या बनी होती है? तो हमने कहा सेलुलोज की। और ये फंगस है तो किससे बनी होती है? फंगल सेलुलोज की। एनिमल सेल में सेलुलोज नहीं, सेल वॉल नहीं होती है। चलो अगली बात करते हैं। ठीक है, देखते हैं। पहला अगर हमें पॉइंट लिखना है तो सबसे पहले हम आगे ऊपर से ही देखते हैं। तो यहाँ जो सेल वॉल है ना, वो किसकी बनी होती है? ध्यान रखना, सेलुलोज नहीं होता है तो किससे बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकैन से बनी होती है। ठीक है, अगर आप प्लांट्स के अंदर बात करते हैं तो किसकी? सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोजिक, है ना, सेल वॉल होती है। किनके अंदर? प्लांट के अंदर। अगर आप फंगी के अंदर बात करते हैं तो ये किससे बनी होती है? हम इसे काइटिन बोलते हैं, या फिर इसे एक दूसरा नाम बोल सकते हैं फंगल सेलुलोज। ठीक है, अगर आप एनिमल सेल के अंदर बात करो, यहां पर क्या होती है? सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर कौन सा बात किया? यू नो वन थिंग, ये पेप्टिडोग्लाइकेंस हो, सेलुलोज हो, या काइटिन हो, ये तीनों ही होते किसके, बने किसके होते हैं? ये तीनों ही एक टाइप के पॉलीसेकेराइड होते हैं। ठीक है, ये तीनों ही किसका डेरिवेटिव है? तो हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड के। क्लियर है? हाँ यार, बात समझ में आई। अब यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले क्या है, जो प्रोकैरियोट के बारे में, जो अभी और दूसरा डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें मेम्ब्रेन कितनी है? एक ही तो मेम्ब्रेन है, जो कवरिंग मेम्ब्रेन है सेल वॉल के बाद में वही तो है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। तो हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल इज अ सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, वही जब आप यूकैरियोट के अंदर बात करते हैं, चाहे प्लांट हो, चाहे फंगस हो, चाहे एनिमल सेल हो, तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या है? हम कह सकते हैं इन यूकैरियोट्स, है ना, हम बात करें तो कैसा है? डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। क्योंकि आपने देखा ना प्लास्टिड और बात किया इसके बारे में। दूसरी बात, सेल मेम्ब्रेन है, उसके साथ में जो ऑर्गेनेल से उसके चारों तरफ भी कवरिंग है ना, तो इसलिए डबल लेयर हो गया ना। हाँ है ना। मैंने आपसे कहा था मीजोसोम के बारे में बात किया था, कहा था ना मीजोसोम, सेल मेम्ब्रेन। तो यानी रेस्पिरेशन के लिए जो एंजाइम्स है वो कहाँ पर? मीजोसोम्स में। और मीजोसोम्स है क्या? सेल मेम्ब्रेन ही तो है, उसका इनफोल्डिंग। तो हम कह सकते सेल मेम्ब्रेन, है ना, बियर्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। क्योंकि आपको मालूम है हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब एंजाइम्स के कंट्रोल में ही होती है, राइट। जो प्रोसेस होती है, कोई प्रोसेस बढ़ जाती है, कोई प्रोसेस क्या होता है कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, ये जो कंट्रोल होता है किसकी वजह से होता है? इन्हीं एंजाइम्स की वजह से होता है। क्लियर है? ठीक है, चलो और थोड़ी सी आगे बात करते हैं। जब यहाँ पर बात करते हो किसके अंदर? यूकैरियोट्स में, तो
ये जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स तो पाए जाते हैं, लेकिन वो एंजाइम्स मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं। वो कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। वो कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? तो हम यहाँ पर छोटा सा बात लिख सकते हैं ना, छोटी सी बात, कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, लैक रेस्पिरेटरी, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज आ रही ना आपको मेरी? चलो दूसरी बात के दूसरे नंबर पर, जैसे मैंने आपको बताया था अभी मीजोसोम के बारे में। मीजोसोम है क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन ही तो है, अंदर की ओर, है ना? तो मीजोसोम्स के बारे में बात करें, मीजोसोम्स है क्या? ठीक है, ये क्या है? फॉर्म्ड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया बेटा? ठीक है, मैंने आपको बताया। तो क्या मीजोसोम यूकेरियोट्स के अंदर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है ना? ध्यान रखना, ये जो मीजोसोम्स है यूकेरियोट्स में क्या होती है? अब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है चलो, अब अंदर जब चलते हो आप, तो और अंदर क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म, है ना? यहाँ भी साइटोप्लाज्म मिलता है, वहां भी साइटोप्लाज्म मिलता है। तो क्या यहाँ बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स के सेल साइटोप्लाज्म में कोई ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन हो? नहीं, बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो हम कह सकते हैं पर, है ना, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर सब कुछ पाया था, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर चलता हूँ। साइटोप्लाज्म में ही अगर आप बात करो तो यहाँ पर 70s राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रेजेंट होता है। ये प्लस बना के अगर ऐसा सर्किल करते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट होता है। कौन सा होता है? 70s। क्लियर है? जब आप यहाँ बात करते हो तो मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बात सुन में आई? यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, है ना, क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो क्या राइबोसोम भी होता है कि नहीं होता है? ध्यान रखना, यहाँ पर राइबोसोम दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं। यहाँ जो राइबोसोम्स है ना, वो दो टाइप के होते हैं। ठीक है, दो टाइप के कौन से? देखो, एक राइबोसोम होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेजरमेंट के बिहार पे 80s राइबोसोम। दूसरा क्या है? 70s राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है ना? ये कहाँ होता है? तो ध्यान रखना, ये प्लास्टिड में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बात समझ में? हाँ है ना? कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ठीक है, मनिक, नंदिनी एंड पीयूष, हर्षप्रीत। ठीक है, तो बेटा ये यहाँ पाया जाता है। चलो और आगे चलते हैं। आप देखो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है, नंबर 5 अच्छे होगा। जो साइटोप्लाज्म होता है, क्या वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूवमेंट करता है या नहीं करता है? मान लो ये सेल है, राइट, आपने कहा इसका तो ऐसा है, राइट। ये जो साइटोप्लाज्म है, क्या ये घूमता है इसके चारों तरफ? ध्यान रखना, इस प्रोसेस को घूमने और ना घूमने को बोलते हैं, घूमने की प्रोसेस को बोलते हैं साइक्लोसिस। क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। ठीक है,
तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल को देख रहे हैं तो यहाँ पर साइक्लोसिस क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो क्या यहाँ प्रेजेंट होती है, यस, साइक्लोसिस यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। क्लियर है। थोड़ी सी और बात करें, वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल जैसे जिसके अंदर कुछ लिक्विड वगैरह भरा होता है, जैसे अमीबा के अंदर आपने देखा है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैसे ही कुछ वैक्यूल्स होता है। तो अगर उसके अंदर कुछ लिक्विड भरा हो तो इसे बोलते हैं सैप वैक्यूल। क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल्स। तो आप देखो इसके अंदर सैप वैक्यूल्स क्या होती है, एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है। ठीक है। लेकिन इसकी जगह पर यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर क्या, गैस वैक्यूल्स मिल जाती है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होती है, मिल जाती है, मे बी। हाँ, इनके अंदर देखो तो प्लांट्स के अंदर जब देखते हो यहाँ पर तो वहां पर वैक्यूल्स पाई जाती है ना। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स पाई जाती है, एनिमल में देखोगे तो नहीं पाए जाते। तो हम डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एनिमल्स में सैप वैक्यूल नहीं पाई जाती, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल तो पाया जाता, फूड वैक्यूल तो पाया जाता है, राइट। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सैप वैक्यूल्स, है ना, क्या है, अकॉमन। सैप एंड गैस में, ओके। जैसे इसकी बॉडी में मान लो कोई ऐसा एक मेम्ब्रेन जैसा एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाए, और मतलब इसको बाहर निकालता हूँ मैं, कोई ऐसा बबल लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, है ना, मेम्ब्रेन का कवरिंग या ऐसे ही कवरिंग, मेम्ब्रेन का कवरिंग हो और उसके अंदर लिक्विड आ जाए। अगर लिक्विड आ जाता है तो इसे बोलते हैं, लिक्विड को बोलते हैं सैप, और उसके बिहाफ पे ही उसको बोलते हैं सैप वैक्यूल्स, राइट। और अगर इसके अंदर क्या हो, इसी के अंदर मान लो गैस आ जाए, क्या आ जाए, गैस का ऐसा बबल बन जाए, गैस का ही केवल ऐसा बबल बन जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल। और ये किसमें पाया जाता है, जैसे आपने पनडुब्बी का नाम सुना है ना, पनडुब्बी आपने देखा होगा, जब उसके अंदर गैस भरते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर की ओर फ्लोट करता है, और जब गैस निकाल देते हैं, वाटर डाल देते हैं एक तरह से, तो क्या होता है, अब देखो इस नीचे सिंक कर जाती है। तो ये जो बैक्टीरिया फ्लोट करते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, राइट, सब वैक्यूल और गैस वैक्यूल। समझा क्या, समझा बेटा, नंदिनी समझ में आया क्या, ओके। ना सब वैक्यूल्स के बारे में बात करें तो कॉमन है किसके अंदर, बहुत से में पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखियो एनिमल्स के अंदर ऐसा कम पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर तो पाया जाता है वैक्यूल्स। ठीक है। अब मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था एक चीज, आपको मैंने बताया कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आप प्रोकैरियोट्स के अंदर देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में कहाँ पर होता है, प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो कहाँ पर है, यही ना, साइटोप्लाज्म में। तो डीएनए से आरएनए कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में, और आरएनए से प्रोटीन कहाँ बनेगा, साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। तो हम जब आरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। मैं इसको वहां पर लिख देता हूँ जिससे आपको बाद में जब काम आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा। ये जो प्रोसेस है ना, राइबोसोम से प्रोटीन का बनना, एक तरह से कह सकते हैं आप, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा इसको बोल सकते हैं क्या, ट्रांसलेशन। ठीक है। राइबोसोम से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन हो गया। क्लियर है। तो ये प्रोसेस देखो कहाँ पर हो रही, साइटोप्लाज्म में ही तो हो रही। कहाँ पर हो रही, साइटोप्लाज्म में, कहीं बाहर तो हो नहीं रही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन, है ना, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रांसलेशन। क्लियर। कहाँ होता है, तो हम कह सकते हैं अकर, है ना, इन साइटोप्लाज्म। बात समझ में आई बेटा। लेकिन जब आप यूकैरियोट्स के अंदर बात करते हो यही प्रोसेस, क्लियर है, तो आप देखो
प्रोटीन सिंथेसिस तो यहाँ भी साइटोप्लाज्म में हो रहा है, वहां भी हो रहा है, लेकिन ये जो आपका ट्रांसक्रिप्शन है ना, क्योंकि वहां पर क्रोमोसोम कहाँ है, न्यूक्लियस में, डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए तो आप कह सकते हो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों प्रोसेस कहां पर हो रही है, तो कह सकते हैं न्यूक्लियस, है ना। और कहां से कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहां पर, न्यूक्लियस में। सॉरी ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, है ना। दोबारा से लिखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रहा है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस में। ट्रांसलेशन कहां हो रहा है, तो हम बोलेंगे राइबोसोम से। बात समझ में आया क्या, हाँ या ना, क्लियर है। और राइबोसोम भी ना बोल के हम यहाँ पर डायरेक्टली साइटोप्लाज्म बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि राइबोसोम का फिर प्रोटीन सिंथेसिस भी यहाँ पर वो हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में गड़बड़ होने लगेगी, इसलिए साइटोप्लाज्म बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब तुमसे पूछा जाए कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइट, साइट क्या है, तो मैंने पहले ही बताया प्रोटीन सिंथेसिस का साइट क्या है, यहाँ पर तो 70S राइबोसोम है, हाँ है ना। यहाँ क्या है, 70S राइबोसोम है, और 70S राइबोसोम है कहाँ पर, ये कहाँ प्रेजेंट है, तो हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो एक वर्ड में अगर बात किया जाए तो कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होता है। कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं। लेकिन यही अगर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बात की जाए यूकैरियोट्स के अंदर, कहां पर, यूकैरियोट्स के अंदर, तो यूकैरियोट्स में अगर आप देखोगे तो साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में होता है। आपने कहा है कि ये जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड, वहां भी तो 70S राइबोसोम पाया जाता है, और आपने कहा है ना माइटोकॉन्ड्रिया वहां भी तो होता है ना। तो प्लास्टिड में होता है, और प्लास्टिड ऑप्शन में नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन में होगा क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लास्टिड का ही एक फॉर्म है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। और कहां पर होता है, तो हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, क्लियर है। इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, अगर आप मुझे टाइम दो तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ थोड़ी देर, अगर कोई क्लास नहीं है तो, अदरवाइज मैं इसको कल कंटिन्यू करूंगा। क्या करना है, मनिक, नंदिनी, पीयूष एंड हरप्रीत, हर्षप्रीत। अभी इसमें थोड़ा सा पोर्शन बाकी है डिफरेंसेस में, तो मैं क्या करता हूँ उसको कल ही कंटिन्यू करता हूँ, जिससे कुछ बच्चे, बाकी बच्चे होंगे उनको भी कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं सर से बात करता हूँ कि अगर एक ऐसे गायब हो जाएंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि मुझे कब कौन गायब हो गया, ठीक है ना, क्लियर, आप लोग हो। नंदिनी कल से ऑफलाइन है, पता नहीं, मेरे को तो बताया नहीं। कल ऑफलाइन नहीं होगा, कल ऑनलाइन ही होगा मेरा बायो का, ठीक है। बाकी सर से मैं बात करता हूँ जैसा होता है, लेकिन कल बाकी हम इस टाइम पे फिर से मिलते हैं, ठीक है, ठीक है ना मनिक, एनी डाउट। मनिक फिर हम कल फिर से मिलते हैं, मैंने टाइम पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें थोड़ा बाकी है, बाकी लोग का भी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनको एक बार रिवाइज कर लूंगा, हो जाएगा कुछ उनका भी, अदरवाइज जो चैप्टर में पूरा एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं होंगे, फिर वो गायब ही रहेंगे वो फिर चैप्टर से, जैसे अभी क्लास से गायब है ना वैसे ही चैप्टर से गायब हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो ओके, गुड डे, सॉरी गुड इवनिंग, बाय बाय। मनिक में कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड करूंगा। नंदिनी कोई डाउट है।
कोई डाउट? ठीक है, फिर आज यहीं तक, बाकी हम कल बात करते हैं। मैं मीटिंग इन कर रहा हूँ।